बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टेक्नोजीनियर। आई एम डॉक्टर मोहम्मद याकूब। आज के लेक्चर में हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है व्हाई देयर इज अ नीड टू स्विच टू द रिन्यूएबल एनर्जी। मैं आपको बताऊंगा कि मेजर इश्यूज क्या हैं जो डिफरेंट सोर्सेज के कंपैरिजन में हम करते हैं कि भाई क्यों ज़रूरत है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे जाएं। अगर आप देखो तो जो मेजर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं परसेंटेज के लिहाज से देखें तो पहली जो सोर्स आती है वो आती है विंड एनर्जी, जो परसेंटेज के लिहाज से सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होती है। फिर आपके पास आती है जियोथर्मल, फिर आपके पास बायोफ्यूल, फिर आपका सोलर और फिर हाइड्रो आती है। अब ये कुछ सोर्सेज हैं जिनसे बेसिकली हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब पहले तो हम देखते हैं कि इनमें इन सोर्सेज के एडवांटेजेस क्या है और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या स्टैटिस्टिक्स हैं जिनको बेस करते हुए हमारी ज़रूरत है कि हम रिन्यूएबल में जाएं। अगर हम नहीं जाएंगे तो वो चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी। जो पहली चीज़ है वो क्या है कि भाई डिप्लीशन ऑफ फॉसल फ्यूल। डिप्लीशन ऑफ फॉसल फ्यूल का मतलब ये है कि अगर हम कंटिन्यूसली ये जो फॉसल फ्यूल के रिसोर्सेज हैं इसको यूज करें तो जो दुनिया के अंदर जो रैपिडली डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिस तरह यूनाइटेड स्टेट है, चाइना है, इंडिया है, ब्राजील है, तो इनके अंदर अगर इसी स्पीड से ऑयल की यूटिलाइजेशन वगैरह की जाए तो ऑलमोस्ट 40 ईयर्स के अंदर जो है ना ऑयल रन आउट हो जाएगा, यानी कि पूरे सिस्टम से खत्म हो जाएगा। और गैस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 60 सालों के बाद गैस खत्म हो जाएगी, और अगर कोल की बात की जाए तो वो 200 ईयर्स के बाद कोल भी खत्म हो जाएगा। तो अगर ये खत्म हो जाता है तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसको कैसे पूरा करें। तो वो जो पूरा करने के लिए जो फिर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होती है वो रिन्यूएबल एनर्जी हो जाती है। दूसरी चीज क्या है कि जो फॉसल फ्यूल है वो एक लंबे प्रोसेस के बाद फॉसल फ्यूल प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि अगर आप देखें तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिस तरह हमारे पास प्लांट्स हैं, जिस तरह हमारे पास एनिमल्स हैं या एनिमल का वेस्ट है, वो जमीन पे पड़ा रहे, उसके ऊपर कुछ लेयर्स बने और कुछ 100 साल वो अंदर जमीन के अंदर ही रहे तो फिर वो फॉसल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हम इसी बेस को रखें तो फिर जो फॉर्मेशन है फॉसल फ्यूल की वो बहुत लॉन्ग पीरियड लेती है और वो पॉसिबल नहीं है कि हम फॉसल फ्यूल प्रोड्यूस कर सकें। जो तीसरी मेजर वजह ये है कि भाई फॉसल फ्यूल जो है वो अनइक्वली डिवाइडेड है पूरी दुनिया के अंदर। किसी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा फॉसल फ्यूल है और किसी के अंदर बिल्कुल नहीं है। जिस तरह मिडिल ईस्ट है उधर 65% जो पूरी दुनिया का फॉसल फ्यूल है वो मिडिल ईस्ट में, सही है ना। और इसी तरह 70% जो है गैसेस वो भी मिडिल ईस्ट और यूरोप से मिला के होती है, सही है ना। तो लेकिन यूटिलाइजेशन जो है अगर पॉपुलेशन के लिहाज से देखी जाए तो मेजर यूटिलाइजेशन अमेरिका है, फिर यूरोप है और फिर एशिया है, यानी कि जो टोटल कंजम्पशन है वो मेजर इस साइड पे होती है। तो क्या है कि अगर हम उसके हिसाब से देखें तो जो अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं उनके पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो फॉसल फ्यूल वगैरह उनके पास है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉस्ट है या वैसे उनके डिफरेंट एनर्जी जनरेशन कॉस्टेज हैं वो महंगी हो जाती है क्योंकि वो फॉसल फ्यूल को इंपोर्ट करते हैं। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उनकी इकोनॉमी बैठ जाती है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम आ जाती है। फिर उसके बाद क्या आती है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। फॉसल फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं जो पे प्रॉब्लम आती है वो ये कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। फॉसल फ्यूल में अगर हम देखें तो जो नेचुरल गैस है और फ्यूल है वो तो कंपैरेटिवली जितनी भी नेचुरल गैस प्रोड्यूस वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। कोल को अगर आप देखें तो कोल बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में टेम्परेचर रेज करना शुरू हो जाते हैं और उसी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में देखें तो ग्रीन हाउस गैसेस, इसके अंदर आप देखें कि भाई बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। नॉर्मली ग्रीन हाउस गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और अदर गैसेज होती हैं और ये गैसेज बेसिकली हार्मफुल रेडिएशन जो सूरज की होती है उसे एब्जॉर्ब करती हैं। लेकिन अगर हम फॉसल फ्यूल और कोल वगैरह को बर्न करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो बड़ी स्पीड से बढ़ जाती है। अगर आप डेटा के लिहाज से देखें तो ओवर 100 ईयर्स में कार्बन डाइऑक्साइड ने ओवरऑल ग्रीन हाउस गैसेस की परसेंटेज खराब की है। उसकी वजह से क्या हुआ है कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया है। फिर जो है एक्सपेंशन ऑफ ओशन
ड्यू टू टेम्परेचर वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं वो स्पीड से मेल्ट हो रहे हैं, वो मेल्ट होकर ओशंस में जा रहे हैं, तो ओशन उसकी वजह से ये सुनामी या नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह कुछ ज़्यादा ही होने लग पड़े, तो ये प्रॉब्लम्स हमारे पास आ जाती हैं। फिर आगे आ जाती है कि भाई अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करते हैं, तो जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में जो मेजर एडवांटेज आता है ये क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी का मतलब यह है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इसके अंदर कोई पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता, और ये मेजोरिटी सोर्सेज जो है वो मैकेनिकल फ्री हैं, यानी कि उनके अंदर मैकेनिकल पोर्शन भी नहीं आता, तो इस वजह से ये एडवांटेज में चली जाती है। दूसरी, ये लोकली अवेलेबल है, जिस भी कंट्री में चले जाए हर कंट्री में ये अवेलेबल है। तीसरी जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है इंक्रीजिंग कॉस्ट इफेक्टिव। इंक्रीजिंगली कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब यह है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आती जा रही है, तो ये जो सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है ये सस्ती पड़ जाती है। सही है ना, ये ग्रेजुअली इनकी कॉस्ट डे बाय डे कम होती जा रही है। फिर हमारे पास जो मल्टीपल सोर्सेज हैं, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन की बात करते हैं, यानी कि घरों के करीब ही जनरेशन प्लांट्स हैं, तो एडवांटेज क्या मिलता है इसमें, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है कि हम मल्टीपल सोर्सेज को एनर्जी मिक्स यानी कि कंबाइन करके यूज कर सकते हैं, जैसा सोलर, विंड, बायोमास, माइक्रो हाइडल, बायोफ्यूल, इनको कंबाइन करके इनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। फिर आपके पास आती है कि भाई इसके अंदर जो है हमें लेस बैलेंस ऑफ द सिस्टम रिक्वायर्ड होता है, कि यानी कि टरबाइन जनरेटर, यानी कि जो इश्यूज आते हैं उसकी बजाय सिंपल पीवी जो है इसमें आपको बैलेंसिंग का इशू नहीं आता, डायरेक्टली यूज हो जाती है, कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है। आखिरी चीज आ जाती है, जिस तरह पीवी के अंदर स्पेसिफिकली बात करें तो आखिरी चीज ये आ जाती है कि उसके अंदर मैकेनिकल मोशन ही नहीं है, तो मैकेनिकल मोशन की वजह से जो चांसेस जो है ब्रेकेज के या डिस्टर्बेंस के वो बहुत कम हो जाते हैं, तो इसका मतलब है इसकी मेंटेनेंस बहुत थोड़ी रिक्वायर्ड होती है, तो इसकी मेंटेनेंस कम है, इसकी इंस्टॉलेशन आसान है, तो कंपैरेटिवली एडवांटेज मिल जाता है। अब बात करते हैं कि हमें यूटिलाइजेशन कहाँ पे चाहिए। तो आप देखो, जो सोलर है या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की यूज है, रेजिडेंशियल यूज है, तो उसमें हमें लाइटिंग लोड के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, कुकिंग के लिए, वार्मिंग के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की। अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो ये पाकिस्तान का डेटा है, तो पाकिस्तान में देखें तो जो 2015 में जो डिवीजन थी नेचुरल गैस की वो 44% थी, ऑयल की 35, कोल की 6%, अगर इनको कंबाइन किया जाए तो ये 87 या 88% तो यही बन जाते हैं। उसके बाद तकरीबन 10% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, 1.6% न्यूक्लियर है और 0.7% रिन्यूएबल है, बस बाकी सारी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से। अगर हम देखें ये 2018 की बात करें तो कंपैरेटिवली कोल की परसेंटेज बढ़ गई, तो कोल की परसेंटेज बढ़ने से क्या हुआ, कोल 13.6% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रो 9.6 है, न्यूक्लियर की परसेंटेज बढ़ गई, न्यूक्लियर 2.6 और रिन्यूएबल की बढ़ गई 1.6, जबकि जो नेचुरल गैस और ऑयल है ये परसेंटेज के लिहाज से तकरीबन बराबर ही है। लेकिन आप अगर देखें कि जो इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है इसके अंदर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को अगर हम गीगावाट्स में देखें, तो जो ऑयल, गैस और एलएनजी है वो 18.6 गीगावाट प्रोड्यूस करें, यानी कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। उसके बाद कोल जो है वो 2.6 है, न्यूक्लियर 1.3 है, हाइड्रो 8.2 है और सोलर 0.4 गीगावाट है, विंड 0.9 गीगावाट है और बायोगैस 0.3 है। तो ये ओवरऑल जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 32.5 इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जो हमारे सिस्टम में यूज होती है, और ये उसकी जनरेशन है जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली जनरेशन हमारे पास आ रही है टेरावाट आवर्स में। और अगर हम टैरिफ के लिहाज से देखें, जो सबसे महंगी बिजली हमें पड़ रही है वो डीजल से पड़ रही है, फिर उसके बाद कोल से पड़ रही है, फिर हाइड्रो से, फिर एलएनजी से, फिर सोलर से और फिर विंड से। तो ये हमारे पास कंपैरिजन है टैरिफ्स के लिहाज से, यानी कि जो पाकिस्तान में पावर सोर्सेज के टैरिफ डिफाइन है वो ये इस तरह डिफाइन है। और हम यूटिलाइजेशन के लिहाज से देखें तो जो मेजर यूटिलाइजेशन है वो है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री के बाद जो दूसरी एनर्जी की यूटिलाइजेशन है वो ट्रांसपोर्टेशन है, तीसरी रेजिडेंशियल है और चौथी जो है कमर्शियल है। ये हमारी लोड की डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर हम प्रिडिक्शन की बात करें तो जिस तरह हमारी रिन्यूएबल की ग्रोथ हो रही है, तो 2029 या 2030 के अंदर ये देखा जाता है कि भाई सोलर या रिन्यूएबल से इलेक्ट्रिसिटी 28% प्रोड्यूस हो जाएगी, जबकि ऑयल से 33% और आपके जो न्यूक्लियर है उससे 11% और हाइड्रो जो है उससे 29%। अगर हम अपनी जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंगली से एग्जीक्यूट करें तो जो हमारी थर्मल की डिपेंडेंसी है वो बहुत थोड़ी रह जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन या इलेक्ट्रिसिटी के बिल कम हो जाएंगे।
तो ये हमें एक एडवांटेज की तरफ चला जाएगा। तो इससे ये अंदाजा होता है कि अगर हम रिन्यूएबल की तरफ नहीं जाते तो अभी भी हम दुनिया की सबसे महंगी बिजली यूज कर रहे हैं, और अगर हम रिन्यूएबल की तरफ नहीं जाते तो ये हमें और ज्यादा बर्डन पे चली जाएगी। तो ये हमारे पास जरूरत है इस वक्त की कि भाई हम रिन्यूएबल की तरफ जाएं, स्पेसिफिकली हम डैम्स बनाएं या रन ऑफ द रिवर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें पानी से। इसी तरह बायोमास एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, उसको यूज करें और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। विंड जो है वो एक स्पेसिफिक कॉरिडोर में लगना है और उस कॉरिडोर में विंड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। और जो मेजर या इंपॉर्टेंट चीज है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर हम रिन्यूएबल या स्पेसिफिकली सोलर का ट्रेंड लेके आए, ताकि हर घर की छत पे सोलर लगे तो घर की जो जरूरत है वो सोलर से पूरी हो सके। आप देखो ना, परसेंटेज के लिहाज से हमारा जो रेजिडेंशियल यूज है वो 20% है। अगर 20% रेजिडेंस जो है वो सोलर पे चले जाए तो ऑटोमेटिकली हमारा सोलर के अंदर एडवांटेज ज्यादा मिल जाएगा। तो ये थी बेसिक कॉन्सेप्ट के क्यों जरूरत है हमारी रिन्यूएबल में। अगर कोई चीज समझ नहीं लगी, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और जो है अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।